नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपीएसआई जीके का प्रैक्टिस सेट आज हम 20 और 21 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक सेट में 40 प्रश्न होते हैं। टोटल हम एक वीडियो यानी एक सेट में हम टोटल 80 प्रश्न करेंगे। हम 80 प्रश्न से भी ज़्यादा प्रश्न कर लेते हैं, यानी हम कम से कम 100 से प्लस अधिक प्रश्न कर लेते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE NSE इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसमें पूछा किसका प्रवर्तक है, तो भारत स्टेट बैंक का भी, LIC और GIC इसका भी है, IDBI इसका भी। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से आर्द्र क्षेत्र में किन्हें रामसर का दर्जा दिया गया? रामसर का दर्जा, तो चिल्का झील उड़ीसा की झील है, जिसे 1981 में दर्जा दिया गया। लोकटक झील यह एक मणिपुर की झील है, जिसे 1990 में दर्जा दिया गया था। केवला देव यह राजस्थान का है, इसे 1981 में दर्जा है रामसर का। बुलर झील यह जम्मू कश्मीर की है, तो जिसे 1971 में दर्जा दिया गया था। और भारत की सबसे पहली रामसर साइट चिल्का झील थी। और मुझे दुनिया की सबसे पहली रामसर साइट तो ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग पैरादीप थी, जिसे 1974 में नामांकित किया गया था। तो यह आयोजित कब हुई थी? यह 2 फरवरी 1971 को रामसर में आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत अभ्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, 2 फरवरी 1971 में। अब इससे पूछा किन्हें किन्हें रामसर साइट दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील को भी 1981 में, लोकटक को 1990 में, केवलादेव को 1981 में, बुलर झील को 1971 में। तो इसमें सभी को, यानी पहले तीसरे चौथे, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, सभी को प्राप्त है। अगला प्रश्न नंबर 3, भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है। मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी इसमें आर, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुई थी। और उसके बारे में, यानी जिसका पहले गवर्नर कौन थे? ऑस्बर्न स्मिथ। कौन? ऑस्बर्न स्मिथ। पहले बात की CD देशमुख हो गए, यानी राष्ट्रीयकरण स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 4, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पहली सूची में उत्पादक, दूसरे में स्रोत। अफीम कहाँ से? अफीम 3, यानी फल। हींग कहाँ से? हींग जड़ से। हींग कहाँ से? जड़ से प्राप्त होती है। रबर तना कुनैन छाल से, ये सम्मिलित हो गई। अब इसका हमारा ऑप्शन 3, 2, 4, 1, यानी हमारा उसका ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न नंबर 5, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, यानी कैसे होते हैं? तो होते हैं मार्शल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब।
निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? एलपीजी का तो ब्यूटेन हमारा ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 7। आईसीटी का तात्पर्य क्या है? तो हम इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब, ऑप्शन बी। बल्क डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है? किस प्रकार का है? तो हमारा ऑप्शन सी फाइल प्रकार का, ऑप्शन सी फाइल प्रकार का। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाइक में, ट्रक आदि में जो लेंस लगा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण में वस्तु का सीधा और आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे चालक को पीछे की सवारी आसानी से दिख जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय भारतीय साग भाजी यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका ऑप्शन सी वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान स्थित है। कौन सी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान स्थित है? जैसे हम पूछें लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। और एक नई दिल्ली में हो गया, कौन सा बताया मैंने? भारतीय कृषि अनुसंधान। और इसी में एक हो जाता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत में भविष्य निधि क्या है? भारत में भविष्य निधि क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए संपदा आधारित बचत, हमारा ऑप्शन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमोमाइट उत्पाद लगभग एकाधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। स्वर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह कर्नाटक के कोलार खान से। स्वर्ण कर्नाटक के कोलार खान से ये मिलेगा हमारे 2 से। कोयला तांबा होता है, तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से तांबा। और लोहा प्राप्त होता है कौंद्रमुख से, यानी यह कहाँ? यह झारखंड में है। बच्चा हमारा कोयला झरिया खान झारखंड में है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा हमारा? यानी एक का दूसरा यानी, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? एक का दूसरा, फिर चौथा पहला और फिर तीसरा, यानी 24 13। तो हमारा ऑप्शन डी 24 13। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पहले कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। कौन? वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें 3 प्रमुख घटना की छाया में इसमें 3 प्रमुख घटनाएं होती। पहली इसमें भगत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को फांसी की सजा दी गई थी। और इसमें गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। और नमक सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभ पर सत्वना पुरस्कार कहा गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन बी एलन कॉम्बेल जॉनसन,
हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन सा एक सुमेलित है? भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल तो यह हरिद्वार में है। हरिद्वार में, ना कि दिल्ली में, तो ये वाला तो गलत है। देव समाज, यह है लाहौर में। देव समाज लाहौर में, तुम्हारा ये गलत। राधा स्वामी सत्संग, ये है हमारा आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। सनातन धर्म संरक्षण सभा, ये कोलकाता। तो सुमिलित हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 17, तिलना किसका फॉर्मेट है? तिल्लाना, तो इसका हमारा भारतनाट्यम, हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 18, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी 22 मई को 22 मई को मनाया जाता है। तो 20 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को विश्व वाणी या विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16, दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 9, दहेज प्रतिषेध धारा 9 के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? केवल दहेज देने वाले को दंडित किया जाएगा, ये वाला तो उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य होता है धारा 3 के तहत दहेज लेने और देने को दंडित, यानी अपराध को रोकने का। तो इसमें अधिनियम के क्रियान्वयन और प्रशासनिक प्रावधानों के व्यवस्थित करना, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। यह 20 मई 1961 को पारित हुआ था, लेकिन 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इसमें कुल 10 धारा हैं। अगला प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थित है? तो यह तो रिपीट प्रश्न है, इसका हमारा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न नंबर 21, घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती हैं, तो उसका निष्क्रिय प्रदान की जाती हैं। हमारा ऑप्शन ए सही है। धारा 24 के तहत, धारा 24 के तहत यह पारित कब हुआ था? तो 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसमें कुल सेक्शन कितने हैं? 27, और कुल चैप्टर 5 हैं, जिसके धारा 1 में प्रारंभ, विस्तार और लागू, यानी संक्षिप्त नाम है इसका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसमें विस्तार संपूर्ण भारत पर, लागू 26 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, जैसे धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे धारा ई या 5 बोले तो उसमें घरेलू घटना रिपोर्ट। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है, घरेलू हिंसा की परिभाषा। और धारा 5 में लोक यानी सेवा प्रदाता मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और कार्य को परिभाषित किया गया है। धारा 6 यानी कर्तव्य का उल्लेख है, किसके कर्तव्य का? लोक सेवा कर्तव्य नहीं। इसमें धारा 6 याद नहीं आ रही। धारा 6। धारा 7 चिकित्सा से संबंधित, यानी चिकित्सा सहायता देने के संबंधित। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, और धारा 9 के तहत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य। धारा 10 में क्या है? धारा 10 में सेवा प्रदाता, धारा 10 में सेवा
प्रदाता। फिर धारा 11 में कुछ नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन, धारा 12 के तहत। धारा 13 धारा 13 में क्या है? धारा 13 में सूचना की तामील, धारा 13 में सूचना की तामील। और धारा 14 के तहत परामर्श का उल्लेख, धारा 14 में परामर्श का उल्लेख। धारा 15 कुछ लोक कल्याणकारी सहायता, लोक कल्याणकारी की सहायता। धारा 16 में कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना। धारा 16 धारा 18 संरक्षण आदेश। धारा 19 में क्या है? निवास आदेश। धारा 20 में धन से सहायता प्राप्त करना। 20 हो गया। 21 आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। और धारा 22 में प्रतिहर यानी हर जाने का भुगतान। धारा 22 पे 23 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, 24 भी नहीं, 25 भी नहीं इतनी इम्पोर्टेंट। फिर आगे 27 में क्षेत्र अधिकार को परिभाषित किया है। फिर धारा 29 में अपील को परिभाषित किया है। तो इतनी इम्पोर्टेंट धाराएं तो मैंने आपको एक ही बार में रिपीट करा दी। अब हमारा प्रश्न नंबर 22 आता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 10 में है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है वह कार्य नहीं है। और इसमें कार्य कौन सा नहीं उसका? तो प्रत्यार्थी को गिरफ्तार कर जेल भेजना, तो यह कार्य नहीं है इसका, ये वाला कार्य नहीं है। विदित व्यक्ति को चोट लगने पर उपचार, तो ये भी कथन उसका कार्य है। मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा रिपोर्ट यह धारा 2 के ई या 5 में है। घरेलू घटना रिपोर्ट भेजना, ये भी इसका कार्य है और ये भी कार्य है इसका। अगला प्रश्न नंबर 23। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किसी की पूर्व अनुमति के बिना संरक्षण अधिकारी पर कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। किसके? सरकार। हमारा ऑप्शन बी राज्य सरकार। अगला प्रश्न नंबर 24। सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के प्रकट दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत अनिवार्य है? किस धारा के तहत अनिवार्य है? तुम्हारा ऑप्शन ए यानी धारा 4 के तहत अनिवार्य है। हम धारा 4 के तहत अनिवार्य है। जैसे हम और अगला और क्वेश्चन इसमें, यानी यह किससे संबंधित है? आरटीआई 2005 हमें इसे मुझे पारित कब हुआ था? तो यह 15 जून 2005 को पारित हुआ था। बोले लागू कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसमें कुल 31 धारा हैं। चैप्टर कितने हैं? 5 चैप्टर हैं। और इसमें दो अनुसूची, एक अनुसूची में अधिकारी की शपथ और दूसरे अनुसूची जो आरटीआई से बाहर कर दी गई, जैसे सीबीआई, बीएसएफ, जो आरटीआई धारा 24 में है। धारा 24 को जैसे रो है, यानी यह इससे आप आरटीआई नहीं डाल सकते। और धारा 6 के तहत आप आरटीआई किसी भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में डाल सकते हैं, जो कि यूपीएससी का पीवाई क्वेश्चन है। धारा 6 के तहत किसी भी भाषा में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां भी किया, 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003 की धारा 104 में बताए गए साक्ष्य के भार सबसे अच्छा वर्णन है? किस पर भार अधिक पड़ेगा? तो इसमें
किसी मामले में अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को संदर्भित करता है या किसी मामले को जीतने के लिए आवश्यक प्रमाण के मानक को संदर्भित करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा ऑप्शन ए सही है। यह किसी भी मामले में अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को संदर्भित करता है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 104 के तहत। प्रश्न नंबर 26 सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीलीय प्राधिकार संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकेगा। यानी इसने पूछा अगर प्रथम अपील आपने दर्ज की है तो उसका कोई जवाब नहीं मिला, फिर सही है, फिर दूसरी अपील कितने दिन के भीतर दर्ज कर सकता है, तो वह 90 दिन के भीतर, और पहली अपील 30 दिन के भीतर। यानी पहली अपील 30 दिन के भीतर और दूसरी अपील 90 दिन के भीतर। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, 90 दिन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 27, इसमें क्या, भारत के संविधान को प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता और प्रभुत्व का यानी भाईचारे का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। यानी भारत के संविधान में कितने 3 न्याय है, कितने 3 न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। तो इसमें हमारा एक तो ये वाला गलत, ये वाला भी गलत, फिर हमारा ये गलत। फिर स्वतंत्रता कितनी है, 5 स्वतंत्रताएं। पहली विचार, फिर अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, कौन कौन सी हैं, विचार, अभिव्यक्ति और फिर विश्वास, उपासना और धर्म। कितनी है, 5। और समानता, समानता कितनी है, 2 समानता कौन कौन सी है, एक प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। तो हमारा इसका ऑप्शन पहला सही है, ए। अगला प्रश्न नंबर 38, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, अंतिम बैठक की सही तिथि। तो हमारा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 यानी संविधान की अंतिम बैठक थी। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। यानी पहली बैठक कब हुई थी, तो हमारी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 29, भारतीय न्यायिक व्यवस्था जब जनहित याचिका शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हमारा ऑप्शन सी, एक मिनट, ऑप्शन सी पी.एन. भगवती, ऑप्शन इसका सी सही जवाब, पी.एन. भगवती। पी.आई.एल का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका पब्लिक इंस्टेंस लिटिगेशन इसका पूरा नाम है। यह अमेरिका में उत्पन्न हुई थी, यानी 1960 के दशक में। भारत में 1976, भारत में 1976 में याचिका दायर हुई थी। प्रथम याचिका पी.एन. भगवती द्वारा हुसैन आरा खातून बाद में जनहित का स्वीकार की गई थी। तो हमारा इसका ऑप्शन था सी पी.एन. भगवती। अगला प्रश्न नंबर 30, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधि कितना हो सकता है लोकसभा का। तो लोकसभा में कुल कितनी सीट होती हैं, 550 सीट होती हैं। इसमें मुझे केंद्र शासित, तो राज्य के प्रतिनिधि आते हैं 330 और केंद्र शासित 20। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है, 20। अगला प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, तो है स्थानीय मेलों पर। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब, स्थानीय मेलों पर। अगला प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्य सभा
अनन्य अधिकार हैं, अनन्य अधिकार हैं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा अनन्य अधिकार हैं। तो हमारा राष्ट्रपति पदस्थ करने हेतु कार्रवाई, तो ये वाला भी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई, तो ये वाला रहता है। एक अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 33, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, बंद असंवैधानिक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। सर्वप्रथम सर्वप्रथम वर्ष 1997 में भरत कुमार के पलची बनाम केरल राज्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें प्राप्त हुए कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कितने? तो हमारा ऑप्शन 4 या 4 से अधिक राज्य में, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं। पहली कौन सी जोड़ी थी? 21वें संविधान संशोधन 1967 में पहली सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 3 जोड़ी गई। हम याद करते से नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वां संविधान हुआ था, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी 4 भाषा? पहले थी बोडो, फिर डोंगरी, फिर मैथिली और संताली, 4 जोड़ी गई। तो अभी तक हमारे वर्तमान भारत यानी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। हमारा ऑप्शन में नहीं जोड़ी गई भाषा है, तो इसका हमारा सिंधी जोड़ी गई प्रथम संविधान। तो यह 71वें संविधान द्वारा जोड़ी गई थी। तो हमारा ऑप्शन का बी संस्कृत नहीं जोड़ी गई, ये वाला गलत हो जाएगा। ये जोड़ी फिर मराठी नहीं जोड़ी गई, अंग्रेजी नहीं जोड़ी गई, तो हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 36, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो हमारा ऑप्शन ए अशोक मेहता, हमारा ऑप्शन का अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। 1857 में एक क्रांति हुई थी। 1857 क्रांति, हम इसमें 100 जोड़ देते हैं, 100 जोड़ा तो हो जाएगा 1957। तो यानी 1957 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की। पहले थी ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। कितनी? 3 प्रकार की। तो हमारा 36 का ऑप्शन ए सही। वर्ष 1977 में अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता 1957 में। अगला प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो हमारा 37 का सी सही जवाब। अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 335 में 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। 315 के तहत है भाग 14, भाग 14 में है। और ये कौन सा है? भाग 16 में, भाग 16 में। हमारा अगला प्रश्न नंबर 38, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी कोठारी समिति, कोठारी समिति। भारत सरकार ने यह वर्ष 1964 में हुई थी कोठारी समिति। इसी के
इसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भारत सरकार ने लागू की या बनाई या घोषणा की। हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संशोधन से संबंधित है, जो कि संविधान के भाग 20 में है। भाग 20 में है, तो इसके अंतर्गत निर्धारित संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, किंतु राज्य विधान मंडल में नहीं। तुम्हारा ये वाला कथन सही है। इस विधेयक को संसद में पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। तुम्हारा ये वाला गलत, पहला सही दूसरा गलत हो गया। अगला, यह यदि विधेयक को लेकर दोनों सदनों के मध्य असहमत गतिरोध उत्पन्न होता है तो संविधान में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी हमारा कथन सही है। ये भी कथन सही है। इसमें पूछा है, यदि विधेयक को लेकर दोनों सदनों के मध्य असहमत गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो भारत संविधान में संयुक्त बैठक का बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कोई कानून बन रहा है तो उसमें संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, जैसे 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम में लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मतभेद हो गया, तो पहली बार 1961 में लोकसभा यानी संयुक्त अधिवेशन हुआ था। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत यह बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसमें हमारा पहला और तीसरा सही, यानी दूसरा गलत। पहला तीसरा किसमें? हमारा ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 356 क्या बताता है? राष्ट्रपति शासन। तो यह संविधान के भाग 18 से आपातकाल के उपबंध में जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसमें अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो आइए इनके कथन पर विचार करते हैं। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत उद्घोषणा केवल तभी जारी कर सकता है जब उन्हें राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त हो। तो ये हमारा इसमें गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने के 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये वाला हमारा दूसरा कथन सही है। अगला कथन तीसरा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित होने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी किया जा सकता है। तो हमारा ये भी कथन दूसरा और तीसरा, तुम्हारा ऑप्शन का बी सही, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला, अब हम प्रैक्टिस सेट, हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 22। हमने 21 वाले सेट में 40% कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर हमारा यह सेट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए, यानी सेट नंबर 22 का पहला सवाल है, आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवण को अवशोषित करता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बड़ी आंत। हमारा ऑप्शन डी, बड़ी आंत। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है? तो आपको प्रश्न नंबर 2 लिख के इस प्रकार इसमें ऑप्शन लिखना है कौन सा। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सर्च इंजन का एक उदाहरण है, सही है। अगला प्रश्न नंबर 3, किस तरीके
से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन डी जल्दबाज या लापरवाही, हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 4, एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो हमारा इसका ऑप्शन ए मायाराम समिति। मायाराम समिति एफडीआई सुधार से संबंधित समिति है। अगला प्रश्न नंबर 5, आंध्र प्रदेश के गूडेन विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। तो हमारा इसका अल्लूरी सीताराम राजू, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 6, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लैग कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो हमारी श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लैग यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह दुग्ध क्रांति से संबंधित है। दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला कच्चे माल से उत्पादक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमएसपी के लिए किस देश की निधि प्रदान की गई? तो हमारा ऑप्शन इसमें मालदीव, ऑप्शन सी मालदीव। अगला, वर्तमान में मैसेंजर के मालिक कौन सी कंपनी है? तो यह मैसेंजर फेसबुक जो है अभी मेटा कंपनी है। कौन सी? मेटा कंपनी। अगला प्रश्न नंबर 10, गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा ऑप्शन इसमें सी 2007 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? राज बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। राज बिहारी घोष। लेकिन किस में हुआ था? सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष राज बिहारी घोष। और ऑप्शन सी 1907 में हुआ था। जैसे गर्म दल और नरम दल में राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? शाकाहारी समुद्री स्तनपायी। तो हमारा ऑप्शन इसका बी दरियाई घोड़ा, हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 12, प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का एक घटक है? तो यह प्रति बूंद मतलब पानी, कृषि विकास योजना। तो पानी बूंद। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। यह वर्ष 2015 से 16 और 2021 और 22 के बीच चालू किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो हमारा ऑप्शन ए 1950 कब? 24 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ था। राज्य की राजधानी 1936 से आगरा राजधानी थी यूपी की। 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में थी।
लेकिन पूर्ण रूप से 1935 उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई थी। किसी भी कंप्यूटर तथा अधिकृत पहुंच का अपराध है। किसी भी कंप्यूटर तथा अधिकृत पहुंच का अपराध है तो इसका हमारा हैकिंग। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हैकिंग। अगला प्रश्न नंबर 15। तो निम्नलिखित में से किस रोग की अफ्रीका ट्रैपोसोसिज्म के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं हम निद्रालुता रोग। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है, निद्रालुता रोग। अगला, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किस बरस पर है उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए किया जाती है? तो ये हमारा ऑप्शन सी 7 बरस। भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04। हम बोले हमें भारत में मेल की, तो मेल की हमारी 82.14 यानी 42 पॉइंट कुछ है। और मुझे हम मेल यानी महिला की, फीमेल, तो इनकी है 65.46। और मुझे सबसे अधिक किस राज्य की है? तो केरल की, कितनी? 94% के समथिंग। सबसे कम बिहार की, कितनी? 61% के समथिंग। अगला प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम बदलकर 2015 में आधिकारिक के रूप में बदल दिया गया था। किस रूप में बदल दिया गया था? तो इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 18। 1857 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, कैनिंग। ऑप्शन ए कैनिंग सही। ऑप्शन ए। 1857 की किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो हमारा ऑप्शन बी कैनिंग ने बनाया था। अगला प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी यह उत्तर नहीं, मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्पात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। यानी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेजी से बढ़ती जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय में निम्नता का कारण है, तो ये भी सही। साहसीपन का अभाव, तो ये भी कथन सही। अपर्याप्त अधोसंरचना सुविधा, तो ये भी सही है। कृषि की आधुनिकीकरण, तो ये वाला गलत। यानी ए सही, 2 सही, 3 सही। यानी उसका ऑप्शन कौन सा समाई होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 21। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा है? तो हमारा ऑप्शन इसका बी होगा, त्रिपुरा। यानी तीनों ओर बांग्लादेश से घेरा है। यानी पूरब से, पश्चिम से और दक्षिण, तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा? त्रिपुरा राज्य। अगला प्रश्न नंबर 22। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य जनपद महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था? तो हमारा ऑप्शन बी होगा, राजस्थान में स्थित था। राजस्थान में हमारा ऑप्शन बी। यह वर्तमान में जयपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी थी विराटनगर। इनकी जानकारी बौद्ध धर्म के भगवती सूत्र और जैन धर्म का कौन था? इसमें भगवती सूत्र और जैन धर्म का अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है महाजनपद की। अगला प्रश्न नंबर 23। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी के निपटाने के लिए बैंक.ai डोमेन
पेश की है। तो फिशिंग और धोखाधड़ी। हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 24। भारतीय स्टील नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 30। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनिमय और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1994 का अर्थ कैसे से है? किस से है? अवांछित गर्भधारण का शीघ्र गर्भपात। यानी हमारी इसमें एक बताएं गर्भपात शब्द आया तो यानी बीएनएस के धारा 80 से 82 या कुछ से यानी 80 से संबंधित कुछ धारा हैं जो कि गर्भपात निषेध है। तो हमारा इसका ऑप्शन ये तो है नहीं। प्रसव पूर्व आनुवांशिक दोषों के शीघ्र निदान का प्रोत्साहन करना, तो ये भी गलत है। यानी इसमें रोकथाम शब्द है तो प्रोत्साहन तो कोई शब्द हो ही नहीं सकता, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर यानी ऑप्शन सी। भारत समय से पहले जन्म से जुड़ी जटिलताओं को रोकना, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी होगा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोकना। यानी हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 26। ऐसा कौन सा सौदा है जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाता है, तो वह सौदा कहलाता है? तो वह कौन सा सौदा क्या होता है? बेनामी लेन देन। हमारा ऑप्शन बी सही है, बेनामी लेन देन। अगला प्रश्न नंबर 27। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में श्रद्धापूर्वक सूचना देता है तो वह उसका कोई दायित्व नहीं, जो धारा 4 में बताया गया। धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा को बताया। मैंने आपको सभी परिभाषाएं रिपीट करा दी हैं। इसमें कुल 37 धारा हैं और 5 अध्याय हैं। 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अगला प्रश्न नंबर 28। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेने देने के लिए किए गए करार वैधानिक निम्न से क्या होंगे? तो यह शून्य होंगे धारा 5 के तहत। धारा इसमें 6, तो ये वाला गलत है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के धारा 5 के आलोक में शून्य होंगे। अगला प्रश्न नंबर 29। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? किसके विरुद्ध की जा सकती है? केंद्र सरकार के विरुद्ध भी, राज्य सरकार के विरुद्ध, नगर पालिका परिषद और सहकारी निकाय है इसके। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, सभी के विरुद्ध। अगला प्रश्न नंबर 30। न्यायालय ने किस जनहितवाद में दिया सलाई बनम में बच्चे के नियोजन में मना किया था? तो इसमें होगा हमारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका IPL निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो इसमें हमारा हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य। हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 32। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में किया। घरेलू हिंसा 2-3 बार मैंने आपको बता दिया, तो किस बार पारित हुआ इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न नंबर 33। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दल द्वारा मानित, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ये भी। गवर्नर जनरल द्वारा, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन इसका विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 34। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका
किसके दो महत्वपूर्ण विशेषता हैं? किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, तो ये भी गलत। सरकार की समाजवादी स्वरूप, ये भी गलत। सरकार का एकात्मक स्वरूप, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 35। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? किसके माध्यम से? तो हमारा संवैधानिक उपचार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले किसका गठन हुआ था? तो हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठित हुआ था। झारखंड झारखंड 15 नवंबर 2002 को गठित हुआ था। तेलंगाना 2 जून 2014 में गठित हुआ था। गोवा 30 मई 1987 को। तो सबसे पहले हमारा हरियाणा आएगा, सबसे पहले हरियाणा, फिर 1966, फिर उसके बाद ये आएगा हमारा 30 मई 1987। दूसरे नंबर पर ये हो गया गोवा। तीसरे नंबर पर झारखंड। चौथे नंबर पर तेलंगाना। सही है, मैंने इसको बता दिया। ऑप्शन इसके दिखने रहे, ऐसे आदि नहीं कौन सा। तो ऐसे पहले हमारा कौन सा आया था? चौथा हुआ था। तो ये वाला गलत था और ये वाला भी गलत होगा। फिर उसके बाद हमने पहला ऑप्शन लिया, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 37। भारत में वित्त आयोग प्राथमिक कर्तव्य क्या है? वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, तो उसका कार्य है वित्त आयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 से संबंधित, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, और राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के आय से संबंधित है। तो इसमें संघ और राज्य के मध्य कर राजस्व विवरण हेतु सिफारिश देना। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 38। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता, तो यह 1977। एलवी संघवी समिति, एलवी संघवी समिति, तो ये 1986। 1986 1986। और बी आर मेहता समिति, बी आर मेहता जो 1956 की समिति है, 1956 की। एल एम लघवी समिति, जे बी के राव समिति, जे के बी राव यह 1985 की समिति है। एल एम सिघवी समिति, एल एम लघवी समिति 1986 की। यानी तो सबसे पहले कौन सी समिति आएगी? चौथे नंबर वाली। 1956 पहले नंबर वाली आएगी ना, सबसे पहले तीसरा आएगा 1956, ये आएगी। फिर उसके बाद 1956 हो गया। 1956 के बाद अशोक मेहता आएगी, यानी पहला। फिर उसके बाद हमारी चौथी आएगी। चौथी आने के बाद हमारी दूसरी आएगी, यानी तीसरी पहली चौथी, तीसरी पहली चौथी, तीसरी पहली चौथी, तीसरी पहली चौथी, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 39। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को होना पारित होना होता है, तो इसका उपस्थित सदस्य के साधारण बहुमत से। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 40। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो ये वाला तो कथन सही है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारा दूसरा गलत हो गया, यानी उल्लेख नहीं है। इसमें सही बुझा, यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं। उल्लेख है तो यार, मैं भी गलत कर रहा हूँ। इसका उल्लेख है, किसका? अविश्वास है लोकसभा में। लोकसभा में अविश्वास पारित होता है,
लोकसभा में, तो इसका भी उल्लेख है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए, तो ये वाला गलत है। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करेंगे, तो ये वाला भी गलत है। अगला हमारा यह है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये वाला तो सही है। तो हमारा पहला और चौथा सही लगा। पहला और चौथा तो हमारा ऑप्शन का डी सही जवाब है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।